स्टूडेंट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के अंदर में हम लोगों ने अब तक 5 टॉपिक पढ़ लिया है। हिस्ट्री पढ़ लिया, इसका बोर मॉडल देख लिया है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने स्पेक्ट्रम वाला पार्ट देख लिया, डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देख लिया, क्वांटम नंबर देख लिया। तो टोटल 5 पार्ट देख लिया है। अब हमारे 3 मेजर जो पोर्शन है वो बच गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो कि हम अभी पढ़ेंगे, फिर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और वेव थ्योरी ऑफ एटम। तो ये 3 चीज़ हमारा बाकी रह गया है। तो चलिए हम लोग अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला जो पार्ट है उसको शुरू करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चन आने के चांसेज रहते ही हैं। मतलब ये सारे चैप्टर, हिस्ट्री को छोड़ दो तो सारे जो वर्टिकल है उससे क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो बात निकल के आता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट्स। जो भी एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरॉन, कार्बन, नियॉन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सब क्या एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल के अंदर। जो भी चीज़ आता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है। तो जो रूल हमने पढ़ा था अभी, उसी के आधार पे हम लोग मोस्ट एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालने के लिए हमको एटॉमिक नंबर चाहिए उस एलिमेंट का। इसके बाद हमको ये पता होना चाहिए जो ऑर्बिटल जो होते हैं वो किस ऑर्डर में भरे जाते हैं। और हमको पता होना चाहिए कि जो एक सेल है, एक सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एक सब सेल या एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यानी ये 3 बात अगर हमें पता हो, क्या क्या, एटॉमिक नंबर पता हो, फिर ये पता हो कि ऑर्डर जिसमें ऑर्बिटल भरे जाते हैं, ऑर्डर इन विच ऑर्बिटल्स आर फील्ड, और तीसरा पता होना चाहिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में या उस सेल में या सब सेल में। तो देखो इस तरीके से जो कन्फिग्रेशन निकलता है वो 2 तरीके से दिखाया जा सकता है। एक तो ऐसे नंबर फॉर्मेट में, ऐसे एरो वाले डायग्राम में, ठीक है। अब देखो बात निकल के आता है कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्यों पता करना चाहते हैं, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। देखो कोई भी जो एलिमेंट है उसका अगर तुम केमिकल प्रॉपर्टी देखोगे उस एलिमेंट का, तो वो डिपेंड करता है उसके इलेक्ट्रॉन के रिलेटिव अरेंजमेंट पर, ठीक है। और उस जो अरेंजमेंट है, वो जो इलेक्ट्रॉन उसका अरेंज करके रखा हुआ है, उसका क्या बिहेवियर है, उस बात पे डिपेंड करेगा किसी भी एलिमेंट का केमिकल प्रॉपर्टी। तो अगर हम बात करें फ्लोरीन का, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है Z=9। यानी न्यूट्रल फ्लोरीन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 9। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैसा रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, ये हम बताते हैं। तो 9 इलेक्ट्रॉन हमको रखना है। तो हम जानते हैं ऑर्डर ऑफ जो होता है ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाता है होता है 1s, और s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो 9 में से 2 चला गया। इसके बाद आता है 2s, फिर आता है 2p। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको, तो 2s को भी दे दिया तो 4 हो गया। p में तो मैक्सिमम 6 आ सकता है। देखो s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते, p ऑर्बिटल में 6 आ सकते हैं। तो यहाँ पे 2 चला गया, 2 चला गया, तो 9 है टोटल। तो बचे कितने, 5। तो 5 हम p को दे देंगे क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 6 दे सकते हैं।
डी को 10 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो तुम ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, इस तरीके से हमको पता होना चाहिए कि एस ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 रह सकता है। तो अब बात आता है कि यार ये जो पी है, पी भी बंटा हुआ रहता है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड में। तो हम जानते हैं कि पहले तीनों को एक एक देना पड़ेगा, फिर जोड़ा लगता है, तो एक एक दे दिए तो 3 चला गया, 2 बचा, तो 2 यहाँ पे जोड़ा लग गया। यानी क्या बोल सकते हैं, पी एक्स 2, पी वाई 2, पी जेड 2। तो एक तो हो गया ऐसा कन्फिग्रेशन कि लिख दिए 1s2, 2s2, 2p, एक्स वाले को 2, 2p में वाई वाले को 2, 2p में जेड वाले को 1। ऐसा क्यों होता है, हमने एक अब चलो ये तो तुम समझ गए कि कन्फिग्रेशन लिख दिया 9 इलेक्ट्रॉन को। ऑर्बिट कैसा बनाएंगे, तो हम जानते हैं कि s में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता, लेकिन दोनों का स्पिन उल्टा रहेगा। एक को अगर ऐसा स्पिन देंगे, दूसरे को ऐसा देना पड़ेगा। वैसे 2s में देखोगे तो एक को ऐसा स्पिन तो दूसरे को उल्टा स्पिन। ये 2s है, ये 1s है। p में 3 डिब्बा, एक डिब्बा में 3 घर होता है, तो हमको पता है पहले तीनों को एक एक देना पड़ता है, फिर जोड़ा लगाते हैं। तो ये 2p, इसको 2px बोल दिया, 2py बोल दिया, 2pz बोल दिया। इस तरीके से देखो हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दिया है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे ऑर्बिटल डायग्राम, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल डायग्राम, जो हमने बनाया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इन सब के लिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है जेड, उसका मान होता है 7, ऑक्सीजन के लिए 8, फ्लोरीन के लिए 9, नियॉन के लिए 10। अब देखो एक बात समझो, हीलियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 2, हीलियम के लिए जेड का मान होता है 2, हीलियम के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 2। इसलिए हम 1s2 बोल देंगे हीलियम का, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों 1s2 में चला गया। तो अब जब भी हमको 1s2 लिखना रहेगा तो हम उसको हीलियम से दिखा देंगे ऐसा। तो देखो जैसे नाइट्रोजन का लिखना है हमको, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा ये 1s2, 2s2, 2p, 3। तो इसको डिब्बा में लिखोगे तो 1s2 को हम हीलियम का कन्फिग्रेशन बोल दें, बच गया 2s2, 2p3, तो 2s2, तो ऐसा कर दो, 2s के डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2p के डिब्बे में, तो p का डिब्बा में 3 घर होता है, हमने अभी देखा है, और 3 इलेक्ट्रॉन है तो तीनों को एक एक देना पड़ेगा। तो वही देखो इसने बनाया है कि 3 एरो ऐसा है, और 2s में 2 एरो है लेकिन एक ऊपर नीचे है, तो ये 2s और ये 2p। ये होगा नाइट्रोजन का। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा 1s2, 2s2, 4 चले गए, 2p 4। तो ये कन्फिग्रेशन लिखोगे तो लिख दोगे हीलियम, ज़रूरी नहीं हीलियम लिखो, तुम 1s का डब्बा भी बना सकते हैं ऐसा, 1s फिर 2s। वो जस्ट बताने के लिए बता रहे हैं कि हीलियम लिख दोगे, क्योंकि 2 को डिब्बा नहीं बनाना पड़ेगा। इधर पे p में 4 है, तो पहले एगो एगो सबको दे दो, बच गया 1 इलेक्ट्रॉन, तो जोड़ा लगा दिए। तो ये हो गया ऑक्सीजन का कन्फिग्रेशन, ये नाइट्रोजन का। फ्लोरीन का हमने अभी देखा था। ऐसे ही जो नियॉन होगा उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है टोटल, तो 1s को 2 दे देना, 2s को 2 देना, बचे 6, तो 2p6, 6 तो दे ही सकते p ऑर्बिटल को। ये हो जाएगा 1s2, डिब्बा बनाओगे तो 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, और p वाले में 3 घर बनाओ, और 6 इलेक्ट्रॉन है तो सबका जोड़ा लग जाएगा इस पर, हो जाएगा 2p। तो क्या ये क्लियर है कैसे ये लिखा जा रहा है। यहाँ पे देखो ये अलग अलग, तो ये 2px, 2py, 2pz बोल रहे हैं। अब हमने क्या किया, डिब्बा में लिख दिया इसको, समझ रहे हो।
तो इस तरीके से तुमको इलेक्ट्रॉन भरने का रहता है, तो तुमको ऑर्डर पता होना चाहिए किस ऑर्डर में भरा जाएगा। तो देखो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए हैं अपने पास। तो जो हमारा हाइड्रोजन है उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो किस में चला जाएगा? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन 1s1 में चला जाएगा, 1s में एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। हीलियम के पास 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। लिथियम में है, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2 तो जाएगा 1s ऑर्बिटल में और एक बच गया वो 2s में जाएगा। क्यों? क्योंकि भरने का ऑर्डर क्या होता है, पहले 1s भरा जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s भरा जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन, फिर 3s भरा जाता है 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं। इसके बाद देखो 3d बाद में भरा जाता है, 4s पहले भरा जाता है, समझ रहे हो। फिर 3d भरा जाता है, d में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, s में फिर से 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से हमको भरने का रहेगा हमारा, ठीक है। ये समझ रहा। ये ऑर्डर कहाँ से आया था कि कौन पहले भरा जाएगा कौन बाद में? सोचो, पिछले क्लास में देखा था हमने। तो लिथियम का जो 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2 चला जाएगा 1s में, एक चला जाएगा 2s में। बेरिलियम के कितने हैं? बेरिलियम के 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1s में 2, 2s में 2। ये बात समझ में आ रहा है? बोरॉन का जो है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, एक p वाले में जाएगा। उसी हिसाब से 6 वाले का यहाँ 2 3 4 5 6, और 6 भरते से अब ये नेक्स्ट में चला जाएगा, क्योंकि 2p में तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता। तो जब सोडियम आएंगे Na, हमको ये भी याद होना चाहिए, ये हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, इसके एटॉमिक नंबर हमको याद होने चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, तभी तो लिख पाओगे कॉन्फ़िगरेशन। देखो, जब 1s को 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो 1s क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। वैसे जब 2s को 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो 2s कंप्लीट हो जाएगा। 2p को जब 6 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा यहाँ पे आके तो 2p कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे 3s को जब 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा 3s कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या ये बात समझ में आ रहा है कि कैसे लिखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? चलो, अब बात आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आगे वाले एलिमेंट्स का। तो एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो इस तरीके से यार ये तुमको एटॉमिक नंबर दे देंगे 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। यहाँ पे एक आदमी स्पेशल है, वो है क्रोमियम, उसमें स्टार लगा है, उसका बाद में बात करेंगे। तो क्या तुम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो? और क्यों नहीं लिख सकते? 13 इलेक्ट्रॉन भरना है तो 2 यहाँ पे भरा जाएगा, 2 इसमें जाएगा, 6 इसमें जाएगा, 2 इसमें, बच गया 1, 2 2 4 6 10, 2 12 1 13। वैसे यहाँ फिर 2 हो जाएगा तो 14, 3 4 5 6, 3p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते, तो आर्गन पे जाके 3p कंप्लीट हो जाएगा। अब तुमको बताया था 3p के बाद में 4s भरा जाता है और 3d बाद में भरा जाता है।
सही बात है। तो जैसे 3p का 6 भर गया, तो उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आया तो 4s में गया, 4s2 हुआ। ये बात समझ में आ रहा है। पोटेशियम के लिए जब तुम लिखोगे कन्फिग्रेशन, क्या लिखोगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब देखो डी में नहीं भरा, इलेक्ट्रॉन है बचा हुआ, 4s को भरा, 4s1। वैसे कैल्शियम में जब लिखोगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। तो यहाँ पे पहले 4s कंप्लीट हुआ। जब 4s कंप्लीट हो जाएगा तब डी में भरना शुरू करोगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। तो बात आता है कि क्रोमियम के टाइम में जब तुम लिखने जाते तो यहाँ पे आना चाहिए था 4 इलेक्ट्रॉन, और देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 होना चाहिए था, लेकिन इसके 3D में 5 आ गया। अब 4s में एक ही है, नहीं 4s कंप्लीट तो हुआ नहीं, 3D में 5 हो गया। ऐसा क्यों हुआ? देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुमको पता है जो d ऑर्बिटल है उसके अंदर कितने घर होते हैं? 5। 1 2 3 4 5। ये जो 3D ऑर्बिटल है, अगर तुम क्रोमियम कितना था? 24 इलेक्ट्रॉन है, तो भर दो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d। बच कितना गया? 2 6 गिनो, 4 6 10, 2 12, 6 18, 2 20, बचे 4, 3d4। यानी नॉर्मली तो तुम ऐसे भरते नॉर्मली, लेकिन देखा जाता है इसका कन्फिग्रेशन में ये 3d 5 बन जाता है और 4s को एक ही इलेक्ट्रॉन मिल पाता है। भरना तो पहले ये चाहिए था ऐसा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये क्यों होता है? तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो हमारा क्रोमियम है उसका एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन है, यानी उसका कन्फिग्रेशन जो है वो एक्सेप्शन है। क्यों है? तो अब बात आता है कि देखो ये जो d ऑर्बिटल होता है ना उसके अंदर 5 घर होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? हर एक घर में 2 इलेक्ट्रॉन। तो d ऑर्बिटल में आ सकता है 10 इलेक्ट्रॉन। अब देखने को मिलता है कि जो स्टेबिलिटी होता है ना, किसी भी एलिमेंट का पाया जाना यही दिखाता है कि वो स्टेबल फॉर्म में है, तभी मिल रहा है। तो स्टेबिलिटी हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल का होता है ज़्यादा स्टेबल। तो जब तुम इसको 3D में 4 ही इलेक्ट्रॉन दे रहे थे तो क्या ये 10 का आधा कितना है? 5। तो 4 इलेक्ट्रॉन से तो ये केवल इसके 4 ऑर्बिटल में आ रहा था, लेकिन एक और दे दिए तो ये क्या बन गया? हाफ फील्ड हो गया। कब? जब तुमने 3D में 5 कर दिया। ऑब्वियस बात है 5 इसको दे दिया तो 4 इसमें तो एक ही बचा रहेगा। तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है 3D5 वाला कन्फिग्रेशन। इसीलिए जो क्रोमियम का कन्फिग्रेशन होता है वो 3D4 नहीं होके ये वाला हो जाता है। ये बात समझ में आया? तो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल का मतलब समझ में आया कि 10 का आधा अगर 5 दे दें डी को तो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? चलो, वैसे फिर से आगे बढ़ोगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 6, ये 7, 10 तक जाएगा ये। तो यहाँ तक हमने देख लिया है, ठीक है। तो तुम चाहो तो तुम आगे भी ये लिखते जाओ कन्फिग्रेशन, ठीक है, एटॉमिक नंबर का, और उसको
चेक करना बाद में, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि ऑल दोज एटम which consist of at least one of the orbital singly occupied, ये ऑर्बिटल था, इसमें अगर एक ही अन इलेक्ट्रॉन है यानी इसको क्या बोलेंगे, सिंगली ऑक्यूपाइड। या इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोल देंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कि इसका जोड़ा नहीं लगा है। तो वही बोल रहा है कि अगर सिंगली ऑक्यूपाइड रहेगा एक भी ऑर्बिटल, तो इसको हम बोलते हैं पारामैग्नेटिक मटीरियल। क्या बोल देते हैं, पारामैग्नेटिक मटीरियल। क्यों, क्योंकि ये लोग मैग्नेटिक फील्ड से वीकली अट्रैक्ट होते हैं, और जिसके अंदर सारे पेयर्ड हैं, ऐसे एटम जिसके ऑर्बिटल में सारे डबली ऑक्यूपाइड है, यानी कैसा है, सारे डबली ऑक्यूपाइड है, सबका जोड़ा लगा हुआ है, उसको बोल देते हैं डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक क्यों, क्योंकि इनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड में नो अट्रैक्शन, कोई अट्रैक्शन नहीं होगा। पारामैग्नेटिक होगा वीकली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन जो डायामैग्नेटिक होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नो अट्रैक्शन। अब मैग्नेटिक फील्ड के कारण अट्रैक्शन नहीं होता है, लेकिन एक चीज़ देखने को मिलता है कि ये थोड़ा सा स्लाइटली इसको रिपल्सन मिलता है, थोड़ा सा रिपल्सन, किसके कारण से, इंड्यूस्ड हो जाने के कारण से, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, इंडक्शन कर देता है, उस कारण से इसके अंदर रिपल्सन थोड़ा देखने को मिलता है डायामैग्नेटिक के अंदर। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये याद रखना है थोड़ा सा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पारामैग्नेटिक, और सब जोड़ा जोड़ा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डायामैग्नेटिक, दो है तो डाया, डबल डबल है तो डायामैग्नेटिक। अब एक टर्म आता है मैग्नेटिक मोमेंट, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखो मैग्नेटिक मोमेंट जिसको हम म्यू से दिखाते हैं, उसका फार्मूला होता है n×n+2 का अंडर रूट, और इसका यूनिट होता है बोर मैग्नेटॉन। मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला होता है n×n+2 का अंडर रूट। तो n क्या है, तो n यहाँ पे है कि कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो इसमें अनपेयर्ड हैं, जो अकेले हैं, जिनका जोड़ा नहीं लगा हुआ। ये बात समझ में आए, n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो, किसी का एटॉमिक नंबर दे देंगे तो उसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे, तो उससे तुमको पता चल जाएगा कि उसके अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, और फिर उसी हिसाब से तुमको पता चल जाएगा कि कैसे निकालना है इसका मैग्नेटिक मोमेंट, n×n+2 करके। तो एक बोर मैग्नेटॉन जो होता है, 1 बोर मैग्नेटॉन, तो EH/4πmc, बाकी सारे टर्म का मान तुम जानते हो, E चार्ज है, H प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है। तो चलो, तो हम लोग देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो जो हैवियर एलिमेंट के लिए देखते हैं, किसको बोलेंगे हैवियर एलिमेंट, जो Z=56 से, यानी जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो 56 से ज़्यादा है। तो देखते हैं
कि जो हम लोग जो ऑर्डर देख रहे थे उससे थोड़ा सा डिविएट कर जाता है, समझ रहे हो। जैसे अगर तुम देखोगे लेंथेनाइड सीरीज में और एक्टिनाइड सीरीज में, तो ये देखने को मिलता है कि लेंथेनाइड Z=57, 58, 59, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो, जेनॉन को रख दिया है यहाँ पे और यहाँ पे रेडॉन को रखा है। क्यों? ये वैसा ही है जैसा हम क्या बोल रहे थे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ये सब क्या है? ये सब इनर्ट गैस कहलाता है। पीरियोडिक टेबल में पढ़ोगे ये सब चीज़, इनर्ट गैस। जैसे हीलियम का 1s2 होता था, समझ रहे हो। इस तरीके से हम क्या करते हैं कि इनके जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, उस हिसाब से हम लोग इसको नियरेस्ट जो अक्रिय गैस होता है, नियरेस्ट अक्रिय गैस, जैसे रेडॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 86। जेनॉन का सोच के बताओ थोड़ा, जेनॉन का कितना होता है? ये सब याद होना चाहिए तुमको। जेनॉन का कितना होता है? लिखो अपने कॉपी में इन सब का एटॉमिक नंबर वो कि कितना होगा। जेनॉन का होगा 54। क्रिप्टॉन का कितना होगा? 36। आर्गन का कितना होगा एटॉमिक नंबर? 18। नियॉन का कितना होगा? 10। और हीलियम का होगा 2। और तुमको याद भी होगा किसी पीरियड में 2 से 10 पे जाते हैं तो 8 का अंतर आता है, 10 से 18 8 का, फिर 18 से 36 18 का, 36 से 54 18 का, और उससे ऊपर जाते हैं तो 32 इलेक्ट्रॉन का ऐड करके अगला पीरियड का नंबर निकालते हैं। तो ये इसका एटॉमिक नंबर लिख दिया यहाँ पे। तो देखो, अब जिसके पास ये जो लेंथेनम है इसके पास Z का मान है 57, तो 57 के आसपास इनर्ट गैस कौन है? जेनॉन। तो अब जब लेंथेनम का देखोगे तो Z है 57, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हम 1s2 से क्यों शुरू करेंगे, हम सीधा जेनॉन से शुरू करेंगे। जेनॉन रख दिया तो कितना इलेक्ट्रॉन चला गया? 54 चला गया, बचे कितने? 3। तो अब जब ये 3 बचा, ठीक है, 3 बचा तो ये किस में जाना चाहिए था? तो ये कैसा होता है? 6s2 और 5d1 ऐसा होता है। सेलेनियम जब इससे अगले वाले को देखोगे तो क्या होता है? 6s2 5d1 4f1, 6s2 5d1 4f2। ये बात समझ में आए? चलो, तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि तुम लोग ये पूरा पीरियोडिक टेबल का कॉन्फ़िगरेशन लिखने का कोशिश करो, पूरे चार्ट का, ठीक है। अब बात आता है एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस, बात आता है एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल अभी हमने देखा। अब मान लो तुम एक अभी क्रोमियम का केस लेते हैं, कॉपर का ले लो। कॉपर का कितना होता है? ये एटॉमिक नंबर ये होता है 29, ठीक है। कॉपर के पास 29 इलेक्ट्रॉन है। तो इस हिसाब से अगर तुम भरते तो क्या भरते? तो 1s को 2 दे देते, 2s को 2, 2p को 6, 3s को 2, 3p को 6, फिर 4s को 2, 3d को कितने बच कितने गए? तो 6, 2 8, 2 10, 10 20 हो गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ तक बच गया 9। डी तो इतना
3D9 हो जाता। अब देखो 3D9 है, ये होना चाहिए था कब, ये था एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन, कि ऐसा आशा लगाया जा रहा था कि ऐसा होगा भरने के तरीके से। लेकिन तुमको पता है कि डी ऑर्बिटल में इसको कितना दिए तुमने, 9, तो यानी एक और दे दो तो इसका भी जोड़ा लग जाए। और तुमको पता है उसका जोड़ा लगते से ये जो फुल्ली फील्ड हो जाएगा डी ऑर्बिटल, तो ये क्या करेगा, ये 4s वाले में से एक अपने को ले लेगा, तो 4s में बचेगा 1 और 3D में हो जाएगा 10। क्यों, क्योंकि इसको फुल्ली फील्ड बनाना है डी ऑर्बिटल। इसलिए जो कॉन्फ़िगरेशन होता है एक्चुअल में वो होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 2p6, यहाँ पे 3p होगा, और ये 4s में होता है 1 और d में हो जाता है 3, 3d में हो जाता है 10। ये बात समझे? क्यों, क्योंकि जो फुल्ली फील्ड है और हाफ फील्ड ऑर्बिटल है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो लोअर इनर्जी है, जो पहले भरा जाता है उसका एनर्जी कम है, यानी 4s का एनर्जी क्या है, कम है। 4s ऑर्बिटल का जो लोअर इनर्जी है उससे जब हम एक इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करा के 3D में भेज देते हैं जो कि हायर इनर्जी वाला है, उस कारण से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन का जो जगह में बंटवारा है वो सिमेट्रिकल हो जाता है, और इस कारण से इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये लाइन तुमको कभी पूछा जा सकता है कि ऐसा होता क्यों है स्टेबिलिटी, तो तुम लिखोगे शिफ्ट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी 4s orbital to higher energy 3D orbital will make the distribution of electron symmetrical and hence it will impart more stability। चलो अब बात आता है एक्सेप्शन ऑफ अबाव प्रिंसिपल। तो देखो कुछ केस में हमको देखने को मिलता है कि जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है वो जैसा ऑफ बाउ का प्रिंसिपल के हिसाब से भरा जाना था उसके हिसाब से थोड़ा डिफरेंट है। जैसे हमने क्रोमियम का केस देखा, ये 3D4s2 नहीं होके 3D5 4s1 होता है। कॉपर का केस देखा 3D9 नहीं होके ये 3D10 होता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सिंपल रीज़न इसके पीछे ये है कि जो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल होता है उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। तो इसी तरीके से सिमिलरली कुछ नीचे जो एलिमेंट दिए गए हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग देखने को मिलता है। जैसे नायोबियम 41 है, ठीक है, ये मोलिब्डेनम। तो इस तरीके से ये तुम देख लो, ये टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो और ये सोचो कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और सोचो, खुद से लिख के देखो कि इसका 5s से पहले 4D10 क्यों भर गया। 5s में 1 ही है, इसमें 4D10। ये सोचो थोड़ा सा, ठीक है। चलो अब बात आता है क्वेश्चन का। क्वेश्चन ये है कि वी नो that fully filled and half filled orbital are more stable. Can you write electronic configuration of chromium जिसका Z इक्वल टू 24 है। तो सिंपल सा बात है, हमको पता है क्रोमियम कितना है 24। तो इसके नियरेस्ट जो आर्गन होता है उसका एटॉमिक नंबर हमको याद है 18 होता है। तो कन्फिग्रेशन लिखते टाइम पूरा शुरू से ना लिख के हम आर्गन लिख देंगे। बच कितने गए, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो हमने किसको दे देंगे, 3D को कितना देंगे 5 और 4s को दे देंगे 1। ये बात समझ में आ गया। शुरू से लिखना है तो लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इतने के बराबर हमने आर्गन लिख दिया। तो 3D 4 नहीं लिख के 5 लिखना, 4s1 लिखना। गलती मत करना, ये यही आता है एक्सेप्शंस। अब क्वेश्चन दिया हुआ है
कंसीडर द ग्राउंड स्टेट क्रोमियम Z इजकल टू 24। देखो ये जीमेन का क्वेश्चन है, ये आया हुआ है ये। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ एजीमुथाल क्वांटम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन L इजकल टू 1 एंड 2 आर रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन को ठीक से ढंग से देखो क्या पूछा जा रहा है। तुमको पूछ रहा है कंसीडर द ग्राउंड स्टेट ऑफ क्रोमियम एटम। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24, लिख लो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1। तो हमको क्या पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दो जिसका एजीमुथाल क्वांटम नंबर जो L है वो है 1 एंड L जो है वो है 2। इसके लिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखो जो p ऑर्बिटल होता है उसके लिए L का मान होता है 1, और जो d ऑर्बिटल होता है उसके लिए L का मान होता है 2। तो ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो p ऑर्बिटल में है। तो एक तो देखो ये 2p वाला है 6 और 3p वाला है 6। तो यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल वाला कितना है, 6 + 6 12। किस कारण से, एक तो 2p में 6 है, एक 3p में भी 6 है, और d में कितने हैं तो 3d में है 5। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, L इजकल टू 2 वाला 5। जो वही क्वेश्चन था 12 और 5 आंसर हो गया ये। लेकिन हमको या तो यही नहीं पता रहेगा कि L का मान 1 किसके लिए होता है 2 किसके लिए होता है, या ये नहीं पता रहेगा। तो गलती करने के बहुत से कारण हैं, मतलब अलग अलग तरीके से गलत कर सकते हो, बट ठीक है याद रखोगे तो गलती नहीं होगा। अब क्वेश्चन है कि कंपाउंड ऑफ वैनेडियम हैज ए मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 बोर मैग्नेटॉन। तो बोलता है वर्क आउट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ वैनेडियम इन कंपाउंड। हम जानते हैं जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला होता था N × N+2। सही बात है, N × N+2। तो यहाँ से क्या होगा, अब एक बात तुम जानते हो कि √3 का मान होता है 1.732, यानी ये क्या है, √3 बराबर है √n × N+2। क्लियर दिख रहा होगा, n का मान 1 रख दोगे गुणे 1+2 तो ये हो जाएगा 1 × 3 का रूट, ये हो जाएगा √3, यानी n का मान कितना आ गया 1। यानी क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1। समझ रहे हो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 1। अब जो वैनेडियम होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, हमने अपने पीछे के स्लाइड पे देखा था 23 होता है। देखो पीछे, तुम लोगों को याद तो कुछ रहेगा नहीं। देखो वैनेडियम का क्या होता है कन्फिग्रेशन, 23 होता है। 3D में होता था 3 और 4s में होता था 2। ये समझ रहे हो। अब तुमको वही पूछा है, कैन यू राइट द कन्फिग्रेशन। वैनेडियम कितना होगा 23। अब इसके पास है N = 1, तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहना पड़ेगा, पेयरिंग नहीं चाहिए। तो भरो 23 को, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितने हो गए 18, बच गया 5, तो 4s2 और 3d3।
अब हमको बोल रहे हैं कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए अनपेयर्ड, एक ही। इसके पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो अभी इसके पास कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन तो इसके बाहर है, हमको रखना है एक ही, तो 4 इलेक्ट्रॉन को देना पड़ेगा। तो वैनेडियम अगर अपना 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या बन जाएगा, वैनेडियम पे 4+ का चार्ज आ जाएगा, तभी तो एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बचेगा। समझ रहे हो? तो इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन इसको देना पड़ेगा। यहाँ पर से 5 में से तो हो जाएगा, एक रहने दो तो ये हो जाएगा 3d1। ठीक है, यानी ये 5 हमको किसका कन्फिग्रेशन एक्चुअल में पूछा है, कंपाउंड के अंदर वैनेडियम अकेला नहीं मिलेगा, वैनेडियम के ऊपर 4+ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज रहेगा। इस कारण से जो 3 और 2 5 है उसमें से 4 चले जाएंगे तभी 4+ बन पाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन बचना चाहिए। तो कैसा बनेगा, तुमको वैनेडियम 4+ का कंपाउंड मिलेगा, कन्फिग्रेशन होगा ये आर्गन और 3d1। अब देखो जेईई मेन का एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि क्वांटम नंबर ऑफ ए 4 इलेक्ट्रॉन आर गिवन बिलो। 4 इलेक्ट्रॉन है जिसके क्वांटम नंबर दे दिए गए हैं। हमको पूछता है इंक्रीजिंग इनर्जी का ऑर्डर बता दो, यानी पहले कम वाले का फिर कम, इनर्जी का ऑर्डर पूछा है। इनर्जी हम जानते हैं कि अगर n और +l का मान ज़्यादा तो एनर्जी भी ज़्यादा, और अगर n+l का मान आ जाए सेम तो जिसका n ज़्यादा उसका एनर्जी ज़्यादा। अब देखो यहाँ पे पहले वाले के लिए n+l का मान है 4 और 2 6, 3 2 5, 4 1 5, 3 1 4। तो सबसे ज़्यादा n+l किसका है, पहला वाले का, तो इसका एनर्जी सबसे ज़्यादा, और फोर्थ वाले का एनर्जी सबसे कम। और दूसरे और तीसरे में n+l का मान सेम है, लेकिन तीसरे का n का मान ज़्यादा, n ज़्यादा तीसरे का, तो तीसरे का एनर्जी ज़्यादा दूसरे से। तो ये ऑर्डर हो गया, तो 4 2 3 1, 4 2 3 1 पहला ऑप्शन हो गया। तो यार इतना आसान क्वेश्चन आता है, ये सब तुमसे नहीं बनेगा तो क्या बनेगा फिर। चलो 55 नंबर क्वेश्चन देखो। करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम एटम। देखो रुबिडियम एटम दिया है जिसका Z का मान दे दिया है 37। तुमको पूछा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है जो लास्ट ऑर्बिट में रहता है, इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में, उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब अगर तुम ये देखोगे तो रुबिडियम के पास में कौन सा पास में पड़ता है, याद होगा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। अरे ये केवल इसलिए लिखते हैं कि तुमको उतना दोबारा से ना लिखना पड़े। तो क्रिप्टॉन कितना होता है 18 18 36, इसको रुबिडियम को लिख सकते हो क्रिप्टॉन जोड़ एगो इलेक्ट्रॉन, एगो इलेक्ट्रॉन किस में जाता है तो 5s1 में जाता है। इन सब का कॉन्फ़िगरेशन अगर तुमको याद रहेगा तो आसानी से अगला इलेक्ट्रॉन ऐड करके आगे वाले का भी लिख सकते। तो 5s1 में है देखो, तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है रुबिडियम का वो किस ऑर्बिट में है, 5वें में। तो n का मान कितना हो गया 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए, 5s के लिए ऑर्बिट नंबर 5। l का मान s ऑर्बिट के लिए होता है 0, m का मान भी हो जाएगा 0 और s का मान हो जाएगा +½ अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, कहाँ पे,
5, ये तो स्पिन तो सबका प्लस हाफ ही दे रखा है, माइनस हाफ दे रखा होता चारों तो माइनस हाफ हो जाता है। एक ही इलेक्ट्रॉन है तो या तो प्लस हाफ होगा या माइनस हाफ होगा। तो एस वाला तो चलो हमको देखना ही नहीं था। एन हमको 5 पता चल गया, एल हमको 0 पता चल गया। तो यार एस ऑर्बिटल है तो एल 0। तो इस तरीके से तुम ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हो 4 ऑप्शन में से। समझ रहे हो बात? चलो एक और देखो। 51 क्या बोल रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 4f ऑर्बिट। 4f है, n का मान कितना? 4। f ऑर्बिटल के लिए l का मान कितना? 3। कैसे? s p d f। तो l का मान जो होता है s के लिए होता है 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। तो हमने कितनी बार देखा है? l का मान हो गया 3। अब m का मान क्या हो सकता है? m का मान हो सकता है +3 से लेके -3 तक। +3, +2, +1, 0, -1, -2, -3, ये तो हो सकता है। s का मान क्या हो सकता है? तो या तो प्लस हाफ हो सकता है या माइनस हाफ हो सकता है। तुमको बोलता है इसमें से व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज करेक्ट। तो n का मान 4, 4, 4, यहाँ 3, तो ये तो गलत हो गया। l का मान 3 होना चाहिए, तो एक तो ये सही है, ये सही है, यानी ये भी गलत हो गया। 2 ऑप्शन बचे ए और बी। अब m का मान कितना हो सकता है भाई? m का मान जो l है उससे हमेशा छोटा रहेगा, तो ये +4 है, ये तो गलत हो गया। तो बच गया एक ही ऑप्शन सी कि m का मान +1 है, s का मान +8। तो इस तरीके के इतने बेसिक क्वेश्चन जेईई मेन में आते हैं, नीट में तो इससे भी बेकार बेकार क्वेश्चन आते हैं। 56 द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाइड बाय क्वांटम नंबर n एंड l, ये दे दिया है। ऑर्डर ऑफ एनर्जी पूछ रहा है, तो पहला वाला देखोगे तो n का मान 4 है, l का मान 1 है, तो ये हो गया 5। दोनों को जोड़ दो, n + l का मान निकाल लो। दूसरे के लिए कितना है? 4 और 0 तो 4। तीसरे के लिए कितना है? 3 और 2 5। चौथे के लिए 3 और 1 4। सबसे ज़्यादा किसका है? 1 और 3 का। हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलना है, यानी कम वाले को पहले रखना है। तो 2 और 4 जो है वो कम है और 1 और 3 ज़्यादा वाले में है। उसमें भी कौन ज़्यादा होगा? तो जिसका n का मान ज़्यादा वो ज़्यादा एनर्जी। तो पहले का n का मान है 4 और तीसरे का n का मान है 3। तो पहला वाला ज़्यादा होगा किससे? तीसरे वाले से। और पहला तो सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि 5 है। अब 2 और 4 में, तो 2 का n का मान है 4 और 4 का n का मान है 3, तो 4 का कम होगा एनर्जी 2 के मुकाबले। देखो ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये 4 है, ये 4 है, तो हम n का ऑर्डर लिख लिए। तो चौथे के लिए n का मान 3 था, इसीलिए वो कम हो गया। दूसरे के लिए n का मान 4 था, तीसरे के लिए n का मान 3 था और पहले के लिए n का मान 4 था। पहले तो इसका ऑर्डर बनाए, अब उसमें भी देखें कि जिसका n का मान कम वो एनर्जी कम। कौन सा हो जाएगा 56 का आंसर? बी, ए हो जाएगा। 4 2 3 1, 4 2 3 1, ये हो जाएगा। 57 पूछ रहा हमको कि विच फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट हाईएस्ट एनर्जी। तो हमको m और s से तो मतलब ही नहीं है, खाली n + l देखना है। तो इसका n + l का मान है 3, इसका है 4, इसका है 5, इसका है 4। 5 जिसका ज़्यादा हो गया वो आंसर हो गया। 57 का हो जाएगा सी। 57 का हो जाएगा सी। 58 पूछ रहा है इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम which of the following orbital described by 3 quantum number will have the same energy in absence of magnetic and electric field। तो देखो अगर तुम मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा दो,
तो अगर n+l सेम है तो एनर्जी सेम हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट हमको सीखना है कि अगर ऑर्बिटल जिसके n+l का मान सेम है तो उसका एनर्जी सेम हो जाता है। कब? जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रेजेंट हो तब। अब प्रेजेंट होते हैं तो n का मान देखना पड़ता है हमको, n ज़्यादा तो E ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा। लेकिन अगर एब्सेंट है तो सेम हो जाएगा, n+l सेम तो एनर्जी सेम। तो पहले के लिए 1 0 तो 1, 2 0 तो 2, 2 1 तो 3, 3 2 तो 5, 3 2 तो 5। किस दो का सेम आ गया? चौथे और पांचवें का। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 58 का, डी। लेकिन अगर प्रेजेंट होगा तो देखो m का तो हम देख ही नहीं रहे, समझ रहे हो? m देख ही नहीं रहे। आगे चलो 59 का देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू हाइड्रोजन एटम इज करेक्ट। हाइड्रोजन एटम बोल रहा है, हाइड्रोजन एटम बोल रहे हैं। तो बोलता है कि 3s ऑर्बिटल इज लोअर, ऐसे करके पूछ रहे हैं। देखो बस सिंपल से याद रखना कि 4 हाइड्रोजन एटम, ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए 1s से ज़्यादा होता है एनर्जी 2s का, और 2s और 2p सेम होता है। फिर क्या होता है हाइड्रोजन के लिए? 3s 3p और 3d सेम होता है, और फिर 4s 4p 4d और 4f सेम होता है हाइड्रोजन एटम के लिए। क्या पूछा है इसमें से? पढ़ो ऑप्शन। 3s ऑर्बिटल का एनर्जी कम होगा 3p से, ये गलत बात है। 3p ऑर्बिटल लोअर होगा 3d से, ये भी गलत है। 3s 3p ऑर्बिटल आर ऑफ लोअर एनर्जी देन 3d, ये भी गलत है। ये सबका सेम एनर्जी होता है, ये याद रखने वाली बात है और कुछ खास नहीं, ठीक है। अब बात आता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन हैव प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इजकल टू 3, स्पिन क्वांटम नंबर ms इजकल टू -12। यानी ये जो हम s लिखते हैं, s का मान दे दिया है -12, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 3। मैक्सिमम नंबर ऑफ 3। अब बात समझो, n इजकल टू अगर 3 है तो l क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। ये 3 ही पॉसिबिलिटी हैं। क्यों? क्योंकि n3 मतलब ये थर्ड ऑर्बिटल है, और थर्ड ऑर्बिटल में 3 ही चीज़ पाए जाते हैं, s p और d। अगर फोर्थ ऑर्बिटल होता तो s p d f चारों पाए जाते, लेकिन वो तब जब n इजकल टू 4 होता। अभी तो n इजकल टू 3 दिया है, इसके पास केवल s होगा, p होगा, d होगा। s ऑर्बिटल के लिए l का मान 0, p ऑर्बिटल के लिए l का मान 1, d के लिए 2, l का मान होगा 0 1 2। ये बात समझ में आया? अब एक बात समझो, 3s 3p और 3d ऑर्बिटल अगर पूरा भरे जाएं, पूरा अगर भरे जाएं तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में कितने? 6 इलेक्ट्रॉन, और 3d में कितने? 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें 2, इसमें 6, इसमें 10, यानी n इजकल टू 3 वाले ऑर्बिटल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना भरा जा सकता है? तो 18 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमको पूछा है कि जो जिसका हाफ हो, माइनस हाफ हो, तो देखो एक का अगर तुम कहोगे प्लस हाफ, दूसरे का होगा माइनस हाफ। इस तरीके से 9 जो इलेक्ट्रॉन होगा 18 में से, वो प्लस हाफ स्पिन वाला रहेगा और बाकी का 9 रहेगा माइनस हाफ वाला। यानी हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 9 इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा? माइनस हाफ वाले कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 9 इलेक्ट्रॉन। अब इसको बनाने का एक दूसरा भी तरीका है। हम जानते हैं कि जो nth ऑर्बिट होता है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? और ये क्वेश्चन पहले देख चुके हैं। 2n², यानी अगर n इजकल टू 3 दिया है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितना होगा?
तो 3 का स्क्वायर 9 गुने 2 18 इलेक्ट्रॉन। अब ये 18 इलेक्ट्रॉन में से आधे का 9 इलेक्ट्रॉन का होगा स्पिन पॉजिटिव और 9 इलेक्ट्रॉन का स्पिन होगा निगेटिव। तो ये हमको निगेटिव वाला पूछा है तो हमारा आंसर हो जाएगा 9। ये दोनों तरीके से बनाए जा सकते हैं। और ये IIT एडवांस 2011 का क्वेश्चन है, समझो एडवांस। इन एन एटम द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग क्वांटम नंबर n इजकल टू है 4, मॉड ऑफ m है 1 2। समझ रहे हो? मॉड ऑफ m 1 2 का मतलब क्या होता है? m का मान +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। और स्पिन जो दे दिया है वो है -12। तो हमको पूछ रहा है ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखो हमको क्या दिया है, n इजकल टू है 4, n इजकल टू है 4। तो क्या क्या हो सकता है? एक तो 4s हो सकता है, 4p हो सकता है, 4d हो सकता है और 4f हो सकता है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं? ये बात समझने का कोशिश करो। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन तो 4s के लिए जो हमारा l का मान होता है, l का मान वो होता है 0, 4p के लिए l का मान 1, 4d के लिए l का मान 3 और 4f के लिए l का मान 4। ये बात समझ रहे हो? हमको क्या पूछ रहे हैं? अब एक चीज़ और समझो, l का मान है 0 1 3 4, तो s के लिए l का मान होगा 0। m का अगर मान देखोगे, m का मान 0। p के लिए 3 होगा, m का मान कितना कितना है? -1 +1 और 0। अरे 1 है तो ये +-1 होगा ना, m का मान लिख रहे हैं, m तीसरा जो क्वांटम नंबर होता है। d के लिए 5 और बिट है, f को नीचे लिखेंगे हम। तो d के लिए क्या हो सकता है? ये 3 है तो -3 -2 -1, नहीं d के लिए हो जाएगा -2 -1 0 +1 और -1 +2। ये तो होगा d ऑर्बिटल के लिए ये होगा। अब 4f ऑर्बिटल के लिए कितने हो जाएंगे? 4f में 7 आता है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 में कहाँ से शुरू होगा? -3 -2 -1 स्पिन, ये ms लिख रहे हम 0 1 2 3। हमको पूछ रहा है, अब देखो भाई इसमें हमको पूछ रहा है कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। देखो 4s में हो सकता है टोटल 2, 4p में भी रह सकता है 6, 4d में 10, 4f में 14। लेकिन हमको पूछा है ऐसे लोगों की संख्या बताओ जिसका m का मान या तो +1 हो या -1 हो। तो पहले m जिसका मान +-1 है उसकी संख्या गिन लो। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। तो 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल कितने हो जाएंगे? 12 इलेक्ट्रॉन। साथ के साथ हमको बोला कि जो स्पिन क्वांटम नंबर है s वो -12 होना चाहिए, यानी हर एक ऑर्बिटल में केवल हमको ऐसा एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा जो कैसा रहेगा? -12 स्पिन का, क्योंकि दूसरा तो क्या हो जाएगा? +12 स्पिन का। इसका आधा कर दो तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा हमारा उत्तर। ये बात समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमको मैग्नेटिक नंबर दे दिया था तो हमको लिखना पड़ेगा मैग्नेटिक नंबर -101, ये लिखने आना चाहिए। मैंने कि डी के लिए कैसा होता है तो -2 -1 0 1 2, एफ के लिए तो -3 से +3 के बीच में, ये तो लिखने आना चाहिए। नहीं आता है तो ध्यान से देखो। तो देखो यहाँ पे अभी हम लोग इस लेक्चर को रोकेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पहले देख लेते हैं, वेव मैकेनिकल मॉडल को लास्ट में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।